Welcome back. This is today's Bits and I'm your Ashutosh sir. तो आज की हमारी पोएट्री फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इससे पहले हमने खत्म किया सोनेट, बैलेड, एलेजी, एपिक, ओड। 5 पोएट्री फॉर्म खत्म हो चुके हैं। 6 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद बचेगा लिरिक और एलेगरी। 8 पोएट्री फॉर्म्स हैं आपके पास और इसको आपको कंफर्म करके पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, डैम श्योर आएगा, कंफर्म आएगा। तो आज हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो जैसे सारी पोएट्री फॉर्म की स्टार्टिंग जो है एशियन ग्रीक से होती है, यानी ग्रीक से होती है, तो वैसे भी इसकी भी जो है स्टार्टिंग ग्रीक से होती है। लेकिन अब इस बार हम ग्रीक में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा जो है पोर्शन ग्रीक में डेवलप नहीं है, वो केवल प्ले में हुआ था। फिर से बता रहा हूँ, प्ले में हुआ था। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? प्ले में है। क्योंकि प्ले ड्रामेटिक मोनोलॉग पहले हम आपको समझा देते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। तो आप इसे इसके वर्ड से समझिए। ड्रामेटिक में ड्रामा है ना, ड्रामेटिक, ठीक। तो जो नाटकीय हो, ये समझ में आ गया। ड्रामेटिक, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, लॉग मतलब बातचीत, बातें, या फिर किसी से अपनी कोई बात बताना, ठीक। तो ये हो गया लॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग टॉक टू हिमसेल्फ, ठीक, मतलब कि नाटकीय रूप से अपने आप से बात करना। ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ एक तरीके से। तो आपको ड्रामेटिक दिख रहा है, ड्रामा। तो इससे क्या होता है कि ये जो है प्ले से जनरेट हुआ। ऐसे कि प्ले में सीन्स होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी करेक्टर को कोई स्पीच दे दी जाती थी जिसको वो अकेले परफॉर्म करता था। ये समझ में आया आपको? और ये स्पीच जो है वो ये एज्यूम करके परफॉर्म करता था कि सब लोग उसको सुन रहे हैं और कोई उसको टोकेगा नहीं, और सब उसको सुनते रहेंगे और वो अपनी पूरी बात को कंप्लीट करेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। ये वर्ड याद रखना है, विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब यही होता है कि कोई एक पर्टिकुलर करेक्टर अपनी स्पीच को कन्वे करेगा किसी सेकंड पर्सन को एज्यूम करके, या तो वो वहाँ होगा या तो उसको एज्यूम करेगा, लेकिन सेकंड पर्सन होगा ज़रूर, लिसनर्स होंगे ज़रूर, ठीक है। उसके बाद ये जब कन्वे करेगा तो इसको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यही ड्रामेटिक मोनोलॉग की पोएट्री फॉर्म का मैनर है और यही इसको कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर्स ने यूज़ क्यों किया। कॉमन सा क्वेश्चन है, क्यों ड्रामेटिक मोनोलॉग? अच्छा खासा प्ले चल तो रहा था, ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इसका जो जवाब है कि वाई डू राइटर्स यूज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन अ सेक्शन ऑफ प्ले। तो इसका आंसर ये है कि पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर की बात को समझाने के लिए, या उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको दिखाने के लिए, या उसको यादगार बनाने के लिए, इन सभी रीजन्स के लिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ड्रामेटिक मोनोलॉग दिया जाता है, ठीक है। उसको एक लॉन्ग स्पीच दी जाती है जिससे वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, और वही सीन जो है पर्टिकुलर वो याद रह जाती है उस पूरे प्ले में। यही रीज़न होता है। ये तो हो गया कि ड्रामेटिक्स ऐसा क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये वहाँ से इंग्लिश में आती है, मतलब एलिजाबेथन एज में आती है, वहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद विलियम शेक्सपियर आते हैं। विलियम शेक्सपियर ने भी प्ले लिखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैमलेट लिखा, एज यू लाइक इट लिखा। उसमें भी उन्होंने जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के सीन्स दिए हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे कहाँ पे कौन सा सीन है, और नोट्स में है ऑलरेडी, ठीक है। तो उन्होंने भी यूज़ किया। और तो ऐसा नहीं है कि ये जो है एलिजाबेथन एज में प्ले में यूज़ नहीं हुआ था, ये प्ले में भी यूज़ हुआ है और बाकी लोगों ने भी यूज़ किया है। लेकिन ये जब कन्वर्ट होती है पोएम्स में, अभी तक ये ड्रामा का एक पर्टिकुलर सीन का एक सेक्शन था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पोएम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो चेंज होता है, ये देखिए, ये ध्यान देना आपको कि ये जो चेंज होता है, ये इसको हम ले लेते हैं ऐसे 1558 ले लेते हैं, ना कि 1500 लेते हैं, 1558 एलिजाबेथन एज से लेते हैं, ठीक है। 1603 ये एलिजाबेथन एज है हमारा। तो ये जो चेंज होता है प्ले से पोएम में, आपको बस ये ध्यान देना कि ये चेंज कब हुआ। ये तो पर्टिकुलर प्ले का एक सेक्शन था, ये पोएम में कब आ गया? तो 1558 से 1603 जब एलिजाबेथन एज चल रहा था, तभी प्लेस का पूरा वक्त था। ड्रामेटिक वक्त क्या है? एलिजाबेथन एज है। वहाँ से जब विक्टोरियन एज में हम आते हैं, कौन से एज में आते हैं? विक्टोरियन एज में, यानी कौन सा? 1837, ठीक है। तो 1837 मेरे ख्याल से डेट भी चाहिए, 1837 से 1901, ये जो एज है इसको विक्टोरियन एज कहते हैं। तो इस एज में जितने पोएट्स थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से सीख के उन्होंने इसको पोएम फॉर्म में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जांपल पोएट्स की बात करें तो चाहे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहे हों उस वक्त के, चाहे रॉबर्ट ब्राउनिंग रहे हों, और चाहे जो है वो टी.एस. एलियट रहे हों, इन सब ने, और खासकर एक और इंसान मैथ्यू आर्नोल्ड, और मैथ्यू आर्नोल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग की 1-2 पोएम है वो आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी है वो? रॉबर्ट ब्राउनिंग की है आपके पास है माई लॉर्ड डचेस, मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग एवर इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये लाइन याद रखना, मैंने क्या बोला भूल गया।
डवर बीच किसकी है, मैथ्यू और नॉट की। तो ये दो जो है आपके पास सेक्शन में है। तो डवर बीच और ये कहते हैं माई लार्ज डिस्टेंस, ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये आपके सिलेबस में है, ये हम पढ़ाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग आपके पोएम में है, मतलब आपके सेक्शन के पोएम सेक्शन में दी गई है। इसीलिए पोएट्री फॉर्म्स को पढ़ना जरूरी होता है, बाद में पोएम्स को पढ़ना जरूरी होता है। अगर पोएट्री फॉर्म्स नहीं पता आपको तो पोएम आप बहुत ज़्यादा मिस कर देंगे। तो हम बात करें थे पोएट्स की, तो पोएट्स ने भी इसमें प्ले से सीख के चेंज किया विक्टोरियन एज में। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्ले से पोएम का जो चेंज है वो कब हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, इन विक्टोरियन इरा। क्या बोलेंगे आप, इन विक्टोरियन इरा। और कोई पूछेगा आपसे कि इसकी जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे कि ग्रीक में जब प्ले थिएटर में होते थे तो वहाँ पे पर्टिकुलर सीन में एक सेक्शन होता था, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग होता था। उसके बाद जब ये एलिजाबेथन एज में आया, चाहे वो विलियम शेक्सपियर रहे हो, उन्होंने भी जो है अपने प्लेज में, चाहे हैमलेट हो, एज यू लाइक इट है, उन्होंने भी जो है उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। हम बात करते हैं सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ वर्ड की बात करें। 3 वर्ड ऐसे हैं जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग से कंफ्यूज कर दिया जाता है या फिर उसको एक जैसा बताया जाता है। वो 3 वर्ड है एसाइड, कौन सा वर्ड, एसाइड, दूसरा मोनोलॉग जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तीसरा सोलोलिक्वी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, सोलोलिक्वी है, तो उसको मिटाते हैं फिर आपको एक एक करके समझाते हैं उसको। तो हम बात करते हैं तीनों वर्ड्स की, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं उसको, एसाइड, ASID, आई होप आपको दिख रहा होगा, एसाइड, जो हमारा आज का टॉपिक है मोनोलॉग, एंड एट लास्ट सोलोलिक्वी, ठीक। ये 3 वर्ड हैं जिनको कंफ्यूज कर दिया जाता है एक दूसरे से। इसको मैंने आपको समझा दिया मोनोलॉग। तो पहले हम मोनोलॉग का सोलोलिक्वी से डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो मोनोलॉग भी स्पीच है, ये भी स्पीच है, ये सिमिलैरिटी है। ये भी जो है लिसनर्स सुनते हैं, ये भी लिसनर्स सुनते हैं, समझ में आ रहा है आपको। बट देखिए, ट्रक जा रही, ट्रक चली जाए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, चली गई। तो अब हम बात करते हैं। तो मोनोलॉग में क्या होता है कि प्रेजेंस, सेकंड पर्सन का प्रेजेंस होता है। मतलब जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा मान रहा हूँ ना कि आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको मान के ही बोल रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे लगता कोई सुन ही नहीं रहा, हालांकि यहाँ कोई नहीं है, बट जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ ये एज्यूम कर रहा हूँ ना कि आप वहाँ मुझे सुन रहे हैं। जब अब वीडियो अपलोड होगी तब ना, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये मान के कि आप वहाँ पे सुन रहे हैं। बट सोलोलिक्वी में ऐसा नहीं होता, यहाँ सेकंड पर्सन का एजप्शन नहीं होता, ठीक है। सेकंड पर्सन को मान के या उसको एज्यूम करके जो कैरेक्टर होगा वो स्पीच नहीं देता, ठीक है। वो अपने ही आप से बात करता है, अपनी ही स्पीच को अपने ही मतलब हिमसेल्फ में रखता है। ये समझ में आया आपको, यही जो मेन डिफरेंस यही है, ठीक। अच्छा था, आगे बात करते हैं इससे। तो एसाइड और सोलोलिक्वी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एज सेम, ये भी जो है लिसनर सुनते हैं, ये भी लिसनर सुनते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा लंबा होता है स्पीच में, ठीक। ये भी अपने से बात होती है और ये भी अपने से बात होती है, लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग होती है, मतलब लेंथ में ये ज़्यादा होती है, 1 पेज ले जाएगा लिखने में। लेकिन एसाइड मुश्किल से 2 या 3 वर्ड्स होते हैं, या मुश्किल से 1 सेंटेंस होता है। ऐसे आप पर्टिकुलर किसी नाटक में देखते हैं ना, कोई करेक्टर अपने मन में ही जो है कुछ बोल रहा है किसी के बारे में, तो ऑन द स्टेज ऑफ करेक्टर्स को पता नहीं चलेगा, बट जो उस एक्ट को, जो उस प्ले को देख रहे हैं उनको तो पता चलेगा। लेकिन ये जो एसाइड होता है, ये पर्टिकुलर किसी करेक्टर की सोच को जो जस्टिफाई करने के लिए 2-3 वर्ड्स होते हैं जो उसके माइंड में हो रहे होते हैं, वो बोल रही होती है या फिर बोल रहा होता है, और जो ऑडियंस होती है उनको वो सुन रहे होते हैं। खासकर नेगेटिव पर्सन ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, एसाइड। तो एसाइड लेंथ में बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये लेंथ में ज़्यादा बड़ा होता है, ये लेंथ में ये भी बड़ा होता है, लेकिन सेकंड पर्सन का एजप्शन होता है यहाँ पे, या सेकंड पर्सन का एजप्शन नहीं होता। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पर्टिकुलर एक वर्ड पे सोचूंगा वीडियो बनाने के बारे में, अगर बहुत कमेंट आए तो। अब हम बात करते हैं एक पोएम की, जो मोस्ट फेमस पोएम है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, पोएम के बारे में बताने जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम आप बताएंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर सुनने पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगता है या फिर मुझे लगता है कि मैं नोट्स में नहीं दिया है तो मैं बता दूंगा, आप उसको उस वक्त लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चल रहा हूँ विक्टोरियन इरा में। तो सबसे पहले मैं विक्टोरियन इरा लिख देता हूँ। 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901, ये है आपका विक्टोरियन इरा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 1837 हम लेते हैं यहाँ पे,
1837 और 1901, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है ईरा पे आप खाली ईयर्स पे फोकस करिए, डेट एंड मंथ पे फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। यूजुअली पूछा नहीं जाता इसलिए बता रहा हूँ, बट आए तो अच्छी बात है। तो 1837 1901, ठीक है। इसमें मैं आपको एक वक्त में ले चल रहा हूँ, वो वक्त है 1842 का, ठीक है, यानी 1842 का वक्त है। ध्यान सुनिएगा इस वक्त में क्या हुआ। तो इस वक्त में एक इंसान था जिनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है। उनकी जो रेपुटेशन थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और ये वो वक्त है जिस समय पोएट लॉरेट एक पोजीशन होती है, मतलब कि किसी भी राजा के दरबार में कह सकता हूँ, हाँ, पोएट लॉरेट एक दरबार होता है, तो उसे पोएट लॉरेट पोजीशन होती है, ठीक। जो पोएट लॉरेट होता है वो राजा के बारे में या रानी के बारे में सब कुछ लिखता है, ठीक है। वो अच्छी खासी पोजीशन होती है, बहुत पैसे मिलते हैं। तो पोएट लॉरेट जो है उस वक्त कौन था, उस वक्त पोएट लॉरेट थे विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक। अब उनकी डेथ होती है, डेथ बताऊँ अभी सब जान देता हूँ, 1850 में, ठीक है। तो देखिए 1850 में पोएट लॉरेट मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। 8 साल अभी हम बचे हैं, किस में? अभी हम आपको 42 में ले चल रहे हैं ना। तो 42 में एक इंसान थे एल्फ्रेड, कौन थे? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, समझ में आ रहा है? तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रेपुटेशन उतनी अच्छी चल नहीं रही थी, उसमें पोएट लॉरेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ थे। होता क्या है कि इन्होंने एक वर्क लिखा, कौन सा वर्क लिखा? ठीक, उन्होंने वर्क लिखा यूलिसीज। क्या वर्क नाम है? ये वर्क का नाम है यूलिसीज। तो जब इन्होंने ये वर्क लिखा, इस वर्क से क्या हुआ, उनकी रेपुटेशन बढ़ी। समझ में आ रहा है? उनकी रेपुटेशन क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये वर्क जो है पब्लिश होता है उनके कलेक्शन पोएम्स में, मतलब कलेक्शन का नाम ही उन्होंने पोएम्स रखा। और ये इसकी डेट क्या है? 1842, इसलिए मैं 1842 बोल रहा हूँ, ठीक है। यूलिसीज में वो जो है उन्होंने वर्क लिखा, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है, और ये पोएम्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश होता है। और एक मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, 1833 में ऑलरेडी वो एक वर्क पे काम कर रहे हैं। उस वर्क का नाम है टिथोनस, ठीक है। उस वर्क का नाम है टिथोनस। ये नोट्स में है, ये नहीं है, 1833 नहीं लिखा, ठीक है। उसमें आई थिंक नहीं लिखा, भूल गया, तो ये नोट्स में नहीं होगा। 1833 आप देख लीजिएगा, टिथोनस 1833 में वो लिख रहे थे, ये उसमें लिख चुके थे 1833 में, ठीक है। लेकिन उसको पब्लिश करने का उनके पास पैसा नहीं था, कि मैंने बताया ना कि हालत अच्छी नहीं थी। तो होता क्या है, उन्होंने पहले पब्लिश किया पोएम्स। पोएम्स में उन्होंने 2 वैल्यूम पब्लिश किए, वैल्यूम 1, वैल्यूम 2। यूलिसीज जो है वैल्यूम 2 में आती है, ठीक। इसी तरह जो है सेंट साइमन स्टैलिट्स, ठीक है, सेंट साइमन स्टैलिट्स, ये भी जो क्या होती है वैल्यूम 2 में ही आती है, ठीक है। ये वैल्यूम 1 में एक आती है द लोटस ईटर्स, द लोटस ईटर्स। अब हम वैल्यूम आपको हम बता ही रहे हैं, तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो है वैल्यूम 2 में एक पोएम और पब्लिश होती है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो आपके सिलेबस में है। ब्रेक 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 वो आपके सिलेबस में है, वो वैल्यूम 2 में पब्लिश होती है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हम बात कर रहे थे उनकी रेपुटेशन की, तो यूलिसीज लिखने के बाद उनकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। अब इधर क्या होता है, 8 साल बाद 1850 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। वो पोएट लॉरेट थे। अब उनकी डेथ होने के बाद वो पोएट लॉरेट की जो पोजीशन होती है वो सैमुअल रॉजर के पास जाती है, आई थिंक शायद, तो वो मना कर देते हैं। उसके बाद जो है ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के पास जाती है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ, वो भी मना कर देती हैं। उसके बाद ले हंट के पास जाता है, तो वो ये पोजीशन वो भी मना कर देते हैं। तो आखिरी में इनके पास आता है और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बन जाते हैं पोएट लॉरेट इन 1850। समझ में आया? अब 1850 बनने के बाद, जब 1850 में ये पोएट लॉरेट बन जाते हैं, ठीक 10 साल बाद 1860 में वो ये वाला वर्क टिथोनस को पब्लिश करते हैं। कहाँ पे? द कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश करते हैं, क्योंकि उनके पास अब पैसा आ गया था। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। द कॉर्नहिल मैगजीन में वो पब्लिश कर देते हैं। 1860 में क्या पब्लिश करते हैं? टिथोनस। ये भी उनका बहुत ही अच्छा वर्क होता है। अब हमने आपको बता दिया द एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसीज जो पोएम है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वो बहुत ही वो ज़्यादा फेमस होती है। क्यों? तो मैंने आपको थोड़ा सीरीज भी समझा दिया, थोड़ा बहुत टाइम भी समझा दिया, थोड़ा विलियमर्स के बारे में बता दिया, उनकी डेथ के बारे में बता दिया, ब्रेक ब्रेक के बारे में बता दिया, वैल्यूम 2 में है, ठीक है। ये हो गया एक पोएम में बात कर ली। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं जो 2 पोएम की बात करें, उससे पहले हम एक छोटी पोएम की बात कर लेते हैं। मतलब छोटी नहीं है, मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके सिलेबस में है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है कौन सी? डावर बीच। तो डावर बीच जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है उसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मोनोलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। वो अपने बारे में थोड़ा सा उसमें इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया? वो तो ये पब्लिश होती है 1867 में। कब पब्लिश होती है? 1867 में। कलेक्शन का नाम होता है न्यू पोएम्स, उनका कलेक्शन का नाम है न्यू पोएम्स, उसमें और भी रही होंगी। तो 1867 के कलेक्शन में जो है ये पब्लिश होती है कौन सी? डावर बीच। ये बात हो गई मैथ्यू अर्नोल्ड की। अब हम बात करते हैं द मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग विच इज़ माई लास्ट डचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी चल रही है, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा। ये जो पोएम है उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने लिखी थी 1855 में। फिर से मैं आपको ले चल रहा हूँ उस वक्त में, विक्टोरियन ईरा में 1855। अब जो है पोएट लॉरेट की सीट पे कौन बैठा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बैठे हुए हैं। ठीक, मुझे लगता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है थोड़ा सा कंपैरिजन लगा होगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की 1842 की जो पोएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जो पोएम्स में पब्लिश हुई थी, शायद उन्होंने तभी 2-2 वॉल्यूम निकाल दिया, मतलब एक ही साल में उन्होंने 2-2 वॉल्यूम निकाल दिया पोएम्स का। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, 2-2 वॉल्यूम निकाल दिया एक ही साल में। तो वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, उस वॉल्यूम का जो नाम रखा था उन्होंने रखा था मैन एंड वुमेन। क्या रखा था? मैन प्लूरल में MEN है, एंड वुमेन ये भी प्लूरल में है। याद रखिएगा, कभी अगर ऑप्शन में आता तो इसमें जो है आपको A कर दिया जाएगा, इसमें भी A कर दिया जाएगा, और आपसे बोला उसको टिक मत करिएगा। ठीक है, तो ये MEN है, ये भी MEN है, प्लूरल में है। तो मैन एंड वुमेन ये कलेक्शन पब्लिश करते हैं कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, उनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, किसे? मिसेज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ठीक, तो अब हम बात कर रहे थे कि 1855 में उन्होंने 2 वॉल्यूम एक साथ पब्लिश कर दिए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। हालांकि ये उस समय सोल्ड उतनी ज़्यादा कॉपीज़ नहीं हुई, उतनी जो है इसकी डिमांड नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ वक्त बाद ये बहुत ज़्यादा जब पब्लिश, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी में वो जो है कौन सी पोएम आती है? माई लास्ट डचेस। ठीक है, और एक और आती है फ्रा लिप्पो लिप्पो भी आती है, तो बट ये ज़्यादा फेमस हुई है। तो माई लास्ट डचेस है, मैंने नोट्स में लिख दिया है, हालांकि शायद मैंने ये नहीं लिखा नोट्स में। 1855 में वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आती है, हाँ ये नोट्स में नहीं है तो ये लिख लीजिएगा। ठीक, सुनते रहिए, लेक्चर सुनिए, आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। इस कलेक्शन में उन्होंने जो है 51 पोएम्स लिखी है। कितनी लिखी है? 51। तो 51 पोएम का पूरा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 को मिला के 51 पोएम का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने माई लास्ट डचेस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट पैराग्राफ भी आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया है कि इसमें क्या होता है, वो वाइफ के बारे में कैसे बात करते हैं, पोर्ट्रेट होती है, पेंटिंग होती है, किस तरह से उनके बारे में बात, फिर अपनी जो है मैरिज के बारे में याद कर रहे होते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट पैराग्राफ में नोट्स में दिया है। तो ये रहा आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग का लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बताइए कमेंट में हमने कैसा पढ़ाया। ठीक है, और हाँ, मेरी वीडियोस आप जो है कई वीडियोस देखने के बाद देखा करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इधर उधर से नहीं है, इकट्ठा आप यहीं से ले रहे हैं, थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ वढ़ के मेरी वीडियो देखा करिए। ठीक है, आई होप आप पढ़ वढ़ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे और कुछ तो आपको ऐसा मिला होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो आएगी एलेगरी पे, तो पढ़ के बैठिए। ठीक है, सी यू सून।